नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 100 करोड़ की गुल्लक पार्ट 2। 50 करोड़? बिलमोरिया बोला। इतनी बड़ी रकम की एक मुश्त इन्वेस्टमेंट हमारी माली हालत टाइट कर देगी, लेकिन सौदा मुनाफे का है। गजरे बोला। नंबर 4 हेरोइन हमें अपने साधनों से 25 से 30 लाख रुपए की किलो के बीच मुहैया होती है, लेकिन इस बार मुनाफे में 50% का पार्टनर भी तो बैठा है। देख लेंगे पार्टनर को भी। तू एक बार ये सिलसिला जमने तो दे, फिर इस कालिए पीलिए का पत्ता काटने के 100 तरीके निकल आएंगे। बिलमोरिया की भवें उठी। कोई बड़ी बात नहीं कि वो नेपाल गया वापस ही ना लौटे। यानी कि रकम तैयार कर ली जाए। हाँ, नेपाल कौन जाएगा? हम में से कोई नहीं जाएगा। हम में से किसी का दिल्ली जाना मुझे मंजूर नहीं था, तो परदेश जाना कहाँ से मंजूर होगा? तो एक आदमी है मेरी निगाह में जो हमारे इस काम के लिए बिल्कुल फिट है। कौन? हमारा वकील, हमारा लीगल एडवाइज़र, हमारा ट्रबल शूटर, होत चंदानी। वही होत चंदानी हमारे नुमाइंदे के तौर पर मेरी पावर ऑफ अटर्नी लेकर कालिया के साथ 100 करोड़ रुपए का नंबर्ड अकाउंट खुलवाने काठमांडू जाएगा। उसे फ़ोन लगा। गजरे ने मेज पर पड़े टेलीफोनों में से एक बिलमोरिया की तरफ धकेला। उसे अभी यहाँ बुला। कालिया और विमल मालाबार हिल की 14 नंबर कोठी पर पहुंचे, जो कि शेष नारायण लोहिया का आवास था। कॉल बेल के जवाब में एक वर्दीधारी नौकर ने दरवाजा खोला। कालिया को वो पहचानता मालूम होता था, क्योंकि उसे देखते ही उसने उसका अभिवादन किया। साहब घर में हैं? कालिया बोला। हाँ साहब, मिलना है जरा, जाके खबर कर। नौकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वे प्रतीक्षा करने लगे। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, एकाएक विमल बोला। क्या? कालिया बोला। कल मुझे वैभवी मिली थी। अरे कहाँ? ताजमहल में। बस 5 मिनट ही बातचीत हो पाई। बहुत मसरूफ़ थी वो। मसरूफ़ थी? क्या करती है आजकल? विमल ने बताया। मैं जानता हूँ बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर को। कालिया बोला। साला बनस्पति नेता। ये तो वही मसल हुई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उसके पोते की शादी है, जिसकी वजह से वो आजकल अपने बॉस की सी रॉक एस्टेट में है। क्यों बता रहा है? मालूम हुआ है कि शादी की रिसेप्शन की एक बहुत ग्रैंड पार्टी होने वाली है। मैं उस पार्टी का इनविटेशन चाहता हूँ, जो कि वैभवी मुझे दिला सकती है। तो मैं क्या करूँ? वैभवी से बात कर। और क्या करूँ? खुद क्यों नहीं कर लेता? तुम नहीं करोगे तो मैं तो करूँगा ही। चाहता क्यों है इनविटेशन? कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि मैं किसी बड़ी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। यानी कि वजह नहीं बताएगा? विमल खामोश रहा। वैभवी कभी मेरे गैंग का हिस्सा थी। मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरा गैंग टूट गया, तो वो भी गई। आज 13 महीने बाद वो मुझे कोई भाव देगी? आजमा के देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या? ठीक है, मैं बात करूँगा उससे, काठमांडू जाने से पहले। हाँ भाई, शुक्रिया। दूसरी बात, कहीं से एक मोटर बोट उधार मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों चाहिए, तो तू बोल देगा समुद्र की सैर करने के लिए, जो कि तूने कभी नहीं की। तुम तो जानी जान हो। मेरे पास मेरी अपनी मोटर बोट है। गिरफ्तारी के वक्त अपोलो बंदर पर खड़ी थी। मैं मालूम करूँगा वो किस हालत में है। हाँ प्लीज़, ठीक हालत में हो तो बढ़िया, वरना कोई और इंतज़ाम करके देना। ठीक है, चालक समेत। अच्छा। तभी लोहिया वहाँ पहुँचा। दोनों ने उठकर उसका अभिवादन किया। लोहिया उन्हें एक वातानुकूलित ऑफिस नुमा कमरे में ले गया। 55 साला लोहिया एक उम्र के लिहाज से काफ़ी चुस्त आदमी निकला, जिसकी आंखों में वासना के डोरे स्थायी रूप से तैरते दिखाई देते थे। वो शराब और शबाब दोनों का रसिया था। इसका सबूत उम्दा स्कॉच बिस्की की बू थी, जो कि इतर की तरह उसके व्यक्तित्व में रची बसी हुई थी। ये कॉल है, कालिया बोला, जो मेरे उस प्रोजेक्ट में मेरा पार्टनर है, जिसके लिए मुझे वजनी रकम दरकार थी। विमल ने उसका अभिवादन किया। लोहिया ने गर्दन को खम देकर अभिवादन स्वीकार किया और बोला, रकम तैयार है, ले जाओ। वो तो, कालिया संकोचपूर्ण स्वर में बोला, जब आपकी नवाजिश है तो ले ही जाएंगे, लेकिन सेठ जी, एक जुदा ही दुश्वारी है, जो कि इस वक्त हमें आपके दरबार में लाई है। जुदा दुश्वारी? रुपए पैसे के अलावा कोई दुश्वारी? अलावा नहीं, वही मैं सुन रहा हूँ। सेठ जी, हमें हासिल रकम के अलावा 25 करोड़ रुपया और चाहिए। कालिया, 15 करोड़ की रकम में
मेरी रेडी कैश की घड़ी की आखिरी बूंद भी शामिल है। मेरे पास इससे ज़्यादा की गुंजाइश होती तो मैं पहले ही तुझे ज़्यादा की ऑफ़र कर चुका होता। मुझे आपकी बात का पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी हमारी मौजूदा दुश्वारी का अगर कोई हल है तो वो आप ही के पास है। अच्छा, क्या हल है वो? बता भाई। कालिया विमल को कोहनी मारता हुआ बोला। जनाब, विमल खंखार कर गला साफ करता हुआ बोला, आप कंपनी के नाम और उसकी शोहरत से ना वाकिफ तो नहीं होंगे। कंपनी? लोहिया की भवें उठी। आखिर आप उसके बिग बॉस के पड़ोसी हैं। बिग बॉस? गजरे, व्यास शंकर गजरे, जिसकी 13 नंबर कोठी के साथ आपकी कोठी की बाउंड्री वॉल लगती है। तुम गजरे के दोस्त हो? वाकिफ कार भी नहीं हूँ, दुश्मन कहें तो इनकार नहीं करूँगा। लेकिन ये जानते हो कि वो मवाली यहाँ मालाबार हिल जैसे हाई क्लास इलाके में मेरा पड़ोसी है? पहले नहीं जानता था, यहाँ पहुँचने के बाद जाना। पहले सिर्फ इतना जानता था कि मुंबई में गजरे की रिहायश मालाबार हिल की 13 नंबर कोठी में थी। यहाँ पहुँचकर ही जाना कि आप 14 नंबर में हैं। मैं गजरे से और उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से वाकिफ़ हूँ। मैं कंपनी के नाम और उसमें गजरे की हैसियत से भी वाकिफ़ हूँ। अब बोलो। कंपनी के कई धंधों में से एक धंधा लोन शॉर्किंग भी है। तुम कंपनी से 25 करोड़ रुपया उधार लेना चाहते हो? तुम चाहते हो गजरे से मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? ऐसा हो सकता होता तो बात ही क्या थी, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हम, विमल ने कालिया की तरफ देखा, चाहते हैं कि वो कर्जा आप हमारे लिए कंपनी से हासिल करें। 25 करोड़ रुपया? जी हाँ। कंपनी में इस रकम का ब्याज जानते हो कितना होगा? नहीं जानता। मेरा भी यही ख्याल था। आप बता दीजिए। हर महीने मूल रकम पर 5%, कम से कम 6 महीने की ब्याज की एडवांस कटौती, यानी कि 25 करोड़ नेट हासिल करने के लिए 35 करोड़ से ज़्यादा की रकम का कर्जा लेना होगा। रकम वापस हो जाएगी, कालिया बोला। ब्याज नहीं वापस होगा, जो कि 35 करोड़ पर ही 10.5 करोड़ होगा, यानी कि एक दिन का ब्याज भी 10.5 करोड़ और 6 महीने का ब्याज भी 10.5 करोड़। 35 की 24.5 ब्याज काट कर मिलेंगे और अगले दिन या अगले हफ्ते लौटाने पर भी 35 करोड़ की पूरी रकम वापस करनी होगी। तौबा, ऐसे कफन खसोट चढ़ते हैं कंपनी में कर्जे की। जी हाँ, फिर भी लोग लेते हैं, ज़रूरतमंद लेते ही हैं। हम भी इस वक्त ज़रूरतमंद ही हैं। विमल वार्तालाप का सूत्र फिर अपने हाथ में लेता हुआ बोला, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। लेकिन 35 करोड़ रुपया हम लौटाएंगे, बशर्ते कि, कालिया बोला, आप हम पर एतबार ला सकें। नहीं लौटाएंगे तो, विमल बोला, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि रकम लौटानी ही नहीं पड़ेगी, न सूद न असल न दोनों। ऐसा कैसे होगा भाई? होगा जब न कंपनी रहेगी न कंपनी वाले रहेंगे, न आपका पड़ोसी गजरे रहेगा, तो ऐसा ही तो होगा। तो कौन आएगा आपसे रकम वसूलने? ऐसा कौन करेगा? मैं करूँगा। तुम? और कौन? मैं और सिर्फ मैं। लोहिया ने घूर कर विमल को देखा। विमल ने ऐसे निर्भीक भाव से उसकी निगाह में निगाह मिलाई कि आखिर लोहिया को ही निगाह झुकानी पड़ी। अरे कालिया, फिर वो कालिया से संबोधित हुआ। तेरा ये पार्टनर क्या समझता है अपने आप को? सुल्ताना डाकू या सोहल? सेठ जी, कालिया दबे स्वर में बोला, ये सोहल ही है। लोहिया भुचक्का सा विमल का मुंह देखने लगा। ओह, फिर उसके मुंह से निकला, ओह। कोई कुछ न बोला। कितनी ही देर मुकम्मल शांति रही। 35 करोड़। फिर लोहिया धीरे से बोला, बहुत बड़ी रकम होती है, खास तौर से ऐसे शख्स के लिए जो अपनी जेबें पहले ही झाड़ चुका हो। मैं ये रकम या इसका ब्याज न लौटा पाया तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। मेरे बीवी बच्चों की जान भी खतरे में होगी। गजरे सिर्फ इसलिए मेरा लिहाज नहीं करने वाला क्योंकि वे मेरा पड़ोसी है। वो कंपनी का सुपर बॉस और टॉप गैंगस्टर पहले है और पड़ोसी बाद में। मूल की तो बात ही छोड़ो, हर महीने ब्याज का 2.25 करोड़ रुपया लौटाना भी मेरे लिए कोई हंसी खेल नहीं होगा। जनाब, विमल नम्र स्वर में बोला, जैसा कि आपने अभी खुद ही हमें समझाया है कि 6 महीने तक आपको ब्याज की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरा यकीन कीजिए, कंपनी की या गजरे की या उसके किसी ओहदेदार की ज़िंदगी आज की तारीख में इतनी लंबी नहीं है। 6 महीने से पहले, बहुत पहले, कंपनी का हेडक्वार्टर ही उसके तमाम के तमाम खलीफाओं का कब्रिस्तान बना होगा और उस पर कुत्ते रो रहे होंगे। मैंने ऐसी कुछ सुख बुगाहट सुनी तो है मुंबई शहर में
कि सोहल। उसने संदिग्ध भाव से विमल की तरफ देखा। कंपनी का खात्मा करने को आमादा है। विमल ने उत्तर न दिया। ठीक है। फिर लोहिया गहरी सांस लेता हुआ बोला, मैं देता हूँ उखल में सिर, करता हूँ गजरे से बात। अभी? विमल बोला। जाहिर है कि अभी। गजरे का जवाब तो तुम सुन के ही जाना पसंद करोगे, है ना? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। घंटे भर में होश चंदाने के लिए उसके घर और ऑफिस समेत दर्जनों जगह फोन करने के बाद आखिर उसकी फर्म के एक सहायक वकील से बिलमोरिया को मालूम हुआ कि अपनी डॉक्टर की हिदायत पर 15 दिन तक कंप्लीट रेस्ट करने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया था। कोई केस, कोई टेलीफोन, कोई फैक्स, कोई पारिवारिक समस्या वो उस अरसे के दौरान उसे नहीं मांगता था। उसके उस अज्ञातवास का अभी वो 10वां दिन था और ये तक कहना मुहाल था कि वो मुंबई में था, मुंबई से बाहर था, भारत से बाहर था या दुनिया के किसी दूसरे सिरे पर था। बिलमोरिया ने हासिल जानकारी आगे ट्रांसफर की। कमीना, गजरे भुनभुनाया, हमें तो बताकर जाता, आए तो सही लौटकर, खबर लेता हूँ उसकी। वो तो देख लेंगे, बिलमोरिया बोला, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में अब किया क्या जाए? तुम लोग कोई राय दो। इंदौरी पहले से नेपाल में है, पिंगले बोला। क्यों न उसे? पागल हुआ है, वो प्यादा है, अनपढ़ है। ऐसे शख्स से तो कालिया को ही ऐतराज होगा। नहीं भी होगा तो इंदौरी अभी हमारा इतना करीबी नहीं कि उसे 100 करोड़ की जिम्मेदारी के काबिल समझा जाए। अपना सिपह सालार, बिलमोरिया ने सुझाया। उस अहमक पर मेरा एतबार नहीं, ऊपर से उसकी यहाँ ज़रूरत है। तो फिर लगता है हम ही में से किसी को नेपाल जाना होगा। हर्ष तो कोई नहीं, ये क्विक इन एंड आउट वाला काम है। सोहल को तो भनक भी नहीं लगेगी कि हम में से कोई मुंबई में नहीं है, या नहीं है तो कहाँ चला गया है। ठीक है, फिर ये जिम्मेदारी हम ही में से कोई उठाएगा। गजरे ने पिंगले की तरफ देखा तो वो तत्काल परे देखने लगा। गजरे के चेहरे पर तिरस्कार के गहन भाव आए। उसने आगे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एकाएक किलेकर बोल पड़ा। मैं तैयार हूँ, वो बोला। पिंगली ने चैन की सांस ली। वो जानता था कि गजरे खुद जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसे हवाई जहाज की सवारी से डर लगता था। बिलमोरिया को वो भेजने वाला नहीं था, क्योंकि रशीद पावले की मौत के बाद से तो वो उसका और भी ज़्यादा करीबी हो गया था। बाकी वो और किलेकर 2 ही जने बचते थे, जिसमें से जिस किसी को भी गजरे हुक्म देता उसे जाना पड़ता। अब वो खुश था कि किलेकर खुद ही उस अभियान के लिए अपने आप को ऑफर कर रहा था। बढ़िया, गजरे बोला। तो फिर ये तय हुआ कि मेरी पावर ऑफ अटर्नी लेकर अकाउंट खुलवाने किलेकर काठमांडू जाएगा। कब? किलेकर बोला। जब कालिया अपने हिस्से के 50 करोड़ के अपने पास मौजूदगी की गुड न्यूज़ देगा। जब हमारे हिस्से के साथ 100 करोड़ की गुल्लक तैयार हो जाएगी और कालिया के साथ काठमांडू में हाजिरी की कोई तारीख मुकर्रर हो जाएगी। यानी कि अभी टाइम है जाने में? ज़रूरी नहीं, ऐसी खबर शाम को ही आ सकती है। तुझे कल ही काठमांडू की फ़्लाइट पकड़नी पड़ सकती है, इसलिए तैयारी तो तुझे अभी से रखनी होगी। कोई वांदा नहीं, हमें कालिया को ये बताना चाहिए, बिलमोरिया बोला, कि हमारी तरफ से आपकी पावर ऑफ अटर्नी लेकर किलेकर जाएगा। नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तारीख मुकर्रर करने के लिए बात हो तो इतना कह देना कि हमारा कोई भी नुमाइंदा मेरी पावर ऑफ अटर्नी के साथ वहाँ पहुँचेगा। ठीक है। कल ही यहाँ इंदौरी का फ़ोन आया था। अब उधर मौसम बिल्कुल ठीक है और वो पोखरा से काठमांडू पहुँच चुका है। अपने 3 साथियों के साथ वो वहाँ थमेल के होटल शक्ति में है। चारों आदमी बतौर बॉडीगार्ड काठमांडू में किलेकर को मुहैया होंगे। किलेकर, मुझे पूरा यकीन है कि अकेला इंदौरी ही वहाँ तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। शैल की भी कम नहीं, बिलमोरिया बोला। चारों क्यों, गजरे साहब, किलेकर बोला। वो तो 6 थे। इंदौरी कहता है 2 पोखरा में मारे गए, गजरे बोला। एक को वहाँ के एक गार्ड ने मार दिया और दूसरा बदकिस्मती से ऐसी आग में जल मरा जो कि उसने खुद ही लगाई थी। ओह, बहरहाल मुझे इस इत्तेफाक की खुशी है कि हमारे 4 आदमी पहले से काठमांडू में मौजूद हैं। बिलमोरिया, तू पहले से इंदौरी को फ़ोन करके रख ताकि वो किलेकर की वहाँ आगवानी के लिए तैयार रहें और इसके वहाँ पहुँचने से पहले उस बैंक का, क्या नाम बताया था कालिया ने बैंक का? ज्यूरिच ट्रेड बैंक। हाँ वही। इंदौरी को बोल कि वो किलेकर के पहुँचने से पहले सिक्योरिटी के लिहाज से उस बैंक का जुग्राफिया चौकस करके रखे। ठीक है, मैं अभी काठमांडू फ़ोन लगाता हूँ। बिलमोरिया ने जिस फ़ोन के रिसीवर पर हाथ रखा, एकाएक उसी की घंटी बज उठी।
उसने हाथ रोककर गजरे की तरफ देखा और फिर गजरे के इशारे पर फोन उठाया। वो कुछ क्षण फोन सुनता रहा और फिर बोला, कोई शेष नारायण लोहिया है, सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। लोहिया? गजरे बोला, ओह, पड़ोसी है मेरा, लेकिन उसने मुझे यहाँ तो कभी फोन नहीं किया। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, सच पूछो तो कहीं भी कभी फोन नहीं किया। पूछो क्या चाहता है। बिलमोरिया कुछ क्षण फिर फोन की ओर आकर्षित हुआ और फिर बोला, कहता है सिर्फ आपको बताएगा। ऐसा है तो बंद कर दे टेलीफोन। बॉस, जिस शख्स ने पहली बार आपको फोन किया है उसके पास कहने के लिए कोई खासी बात होगी। ये भी ठीक है, ला इधर दे टेलीफोन। बिलमोरिया ने उसे फोन थमा दिया। जिस शख्स की कॉल रिसीव करने से गजरे इनकार करने वाला था उससे उसने निरंतर 5 मिनट बात की, जो कि सबके लिए हैरानी की बात थी। ठीक है, आखिरकार गजरे बोला, हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ हाँ, फौरन ही होगा। शाम को इसी नंबर पर फिर फोन करना। उसने रिसीवर रख दिया। सबकी प्रश्न सूचक निगाहें गजरे पर टिक गई। लोहिया? गजरे 5 मिनट से अपेक्षित सिगार का कश लगाता हुआ बोला, शेष नारायण बड़ा सेठ है, बड़ा कारोबार है, कई मिलों का मालिक है, कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका नाम है, मोटा रोकड़ा पीटने वाला आदमी है, लेकिन आजकल हाथ तंग बता रहा है। कहता है सारा पैसा उसके कई प्रोजेक्ट्स के एक्सटेंशन प्रोग्रामों में गया है और बैंकों से भी वो इतना पैसा ले चुका है कि अब और नहीं मिलता। कहता है तेल के किसी प्रोजेक्ट का 2000 करोड़ का एक टेंडर है, जिसकी अर्नेस्ट मनी भरने और टेंडर अपने हक में खुलवाने की खातिर ऊपर कैबिनेट मंत्री तक रिश्वत पहुंचाने के लिए ही 40-50 करोड़ रुपए चाहिए। 25 नगद की मांग हमसे कर रहा है, यानी कि 35 से ऊपर का कर्जा उठाएगा। आपने हाँ बोल दी? बिलमोरिया के मुंह से निकला। हाँ, अभी तेरे सामने ही तो मैंने उसे बोला था कि हो जाएगा काम, वो भी फौरन। हाँ गजरे साहब, अभी कालिया के जाते ही तो मैंने आपको बताया था कि उसकी साझेदारी के लिए दरकार 50 करोड़ की एक मुश्त रकम ही हमारी माली हालत टाइट कर देगी। टाइट ही तो कर देगी, गजरे झल्लाया। भेलपुरी बेचने चौपाटी पर तो नहीं बिठा देगी। और फिर ये तो तुर्त फुर्त मुनाफे का धंधा है। लोहिया बोलता है कि उसकी ज़रूरत सिर्फ 1 महीने की है, फिर भी हमें 6 महीने का ब्याज मिलेगा। हम 24.5 देंगे, जो 35 बन के महीने बाद वापस आ जाएंगे, यानी कि 10.5 करोड़ का नगद मुनाफा। अरे बिलमोरिया, एक तरफ तो कंपनी की माली हालत टाइट बताता है और दूसरी तरफ सिर्फ 1 महीने में 10.5 करोड़ की कमाई में नुक्स निकालता है। गुस्ताखी माफ गजरे साहब, बिलमोरिया विनीत भाव से बोला। कमाई फोकट में तो नहीं हो रही। 35 तो जब आएंगे तब आएंगे, 25 तो अंटी से पहले ढीले हो जाएंगे। तू कहना क्या चाहता है? आपको सब मालूम है, आपसे कुछ छुपा है। हेरोइन का धंधा बंद है और लोन शार्किंग में हमारी इतनी बड़ी बड़ी रकमें फंसी हुई हैं कि मैं तो आपको ये राय देने वाला था कि हमें कुछ महीनों के लिए ये धंधा बिल्कुल मुलतवी कर देना चाहिए और सिर्फ ब्याज उठाते रहने की जगह अपनी रकमों की फौरन वसूली के लिए कोई कदम उठाने चाहिए। ब्याज का भुगतान हमारी 6 महीने की एडवांस ब्याज की शर्त की वजह से या तो पहले ही हुआ होता है या वो आगे नए कर्जे देने में लग जाता है। यूं ये ढेर मुनाफे का धंधा होने के बावजूद भी हमारी गांठ में छेद हुआ जा रहा है। हमारा रिजर्व का कोठार खाली होता जा रहा है, ऊपर से होटल बंद है, जबकि स्टाफ की तनख्वाहें हमें बस सतूर भरनी पड़ रही हैं, क्योंकि होटल किसी भी दिन फिर चालू हो सकता है। ऐसे तो ये सिलसिला चलना मुश्किल है। मैं कुछ नहीं जानता, गजरे झुंझलाए स्वर में बोला। अब मैंने हामी भर दी है तो भर दी है। लोहिया को तो रकम देनी होगी। आगे के लिए मैं तेरी हिदायत याद रखूंगा। अभी खड़े पैर 75 करोड़ का इंतजाम। बिलमोरिया असंतोषपूर्ण भाव से बड़बड़ाया। क्या नहीं हो सकता? गजरे कहर भरे स्वर में बोला। हो क्यों नहीं सकता? तत्काल बिलमोरिया संभला। यकीनन हो सकता है। आप हुक्म करें और कोई काम न हो सके, ऐसा कहीं हो सकता है? हाँ, ये सुर पसंद है मुझे। बिलमोरिया खामोश रहा। बिलमोरिया, तूने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग? बिलमोरिया हड़बड़ाया। कागज की पट्टी जो डोर बांधकर हवा में उड़ाई जाती है। ओह, काइट? जी नहीं, मैंने कभी नहीं उड़ाई। तभी तो तू नहीं जानता, नहीं समझता कि नेपाल जाने वाला हमारा रुपया एक पतंग की तरह है, जो उतनी ही बड़ी एक और पतंग अपने में लपेट कर वापस लाएगी, बशर्ते कि हम पतंग को दानिशमंदी से उड़ा सकें। अब तू बता कि हम दानिशमंद हैं या नहीं।
वो तो आप, बिल मौर्या ने आप पर विशेष जोर दिया, बराबर हैं। और नहीं तो कालिया के काबिल तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल हैं। तो यकीन जान, हमारी 50 करोड़ी पतंग कालिया की 50 करोड़ी पतंग को अपने में उलझाकर वापस लौटेगी। बढ़िया, फिर क्या वांदा है? उन पतंगबाज खलीफाओं को अगर सपने में भी ख्याल होता कि कालिया की पतंग के साथ जो डोर बंधी हुई थी वो सोहल की शातिर सूझबूझ की थी और उस डोर को जो हाथ थामे था वो खुद सोहल का था, तो उतने मुतमईन न होते जितने कि वो सब, या कम से कम गजरे दिखाई दे रहे थे। विमल की उस रोज की मसरूफियात की वजह से उसकी हिदायत के मुताबिक सुजाता नायक से उस रोज की मुलाकात के लिए दरकार तमाम साजो सामान जैसे 2 कैमरे, 4 सोलर के नाम से जानी जाने वाली लाइटें, 4 रिफ्लेक्टर, कुछ अति आधुनिक जनाना पोशाकें वगैरह विक्टर ने मुहैया किया। वो विक्टर के साथ हैनस रोड के लिए रवाना होने लगा तो इरफान बोला, बॉस, मेरे को तेरी फिक्र क्यों भला? विमल बोला, तू उधर भीतर बाई के फ्लैट में होगा, तब ऊपर से बिल मौर्या आ गया तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? वो वहीं फ्लैट में मरा पड़ा होगा। विमल ने उसे रिवॉल्वर दिखाई। एक ही गोली काफ़ी होगी। पर उसके 4 बॉडीगार्ड? वो बिल मौर्या के साथ फ्लैट के भीतर नहीं जाते। सुजाता ने खुद ऐसा बोला था। फिर भी ये कि लड़की ने कहा था कि वो ऐसा इंतज़ाम करके रखेगी कि बिल मौर्या ऊपर से ना आने पाए। क्या ऐसा इंतज़ाम? ये तो मुझे मालूम नहीं। यानी कि फिक्र की बात है ना? नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। मैं साथ चलता तो? नहीं, तेरा कालिया के साथ रहना ज़रूरी है। आखिर 50 करोड़ रुपए का मामला है। पराया माल भी अपना माने तो 100 करोड़ का मामला है। इरफान खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे से चिंता के भाव न गए। ऐसा ही खैर ख्वाह था तुका का वो आदमी सोहल का। विक्टर की टैक्सी में विमल हैनस रोड पहुंचा। 2 फेरों में विमल के साथ उसने फोटोग्राफी का सामान ऊपर 4थी मंजिल पर सुजाता नायक के फ्लैट में पहुंचाया। ये यहीं रहेगा? सुजाता ने आशंकित भाव से कहा। नहीं, विमल बोला, ये तो टैक्सी वाला है, अभी चला जाएगा। यानी कि कोई और आने वाला है? और कौन? कोई तुम्हारा असिस्टेंट? नहीं, कोई नहीं आने वाला। मैं बिना असिस्टेंट के काम करता हूँ। वैसे मेरी कंसंट्रेशन खराब होती है। गुड, सुजाता बड़ी संतुष्टिपूर्ण भाव से बोली। मैं भाड़ा चुका के आता हूँ। विमल विक्टर के साथ फ्लैट से बाहर निकला। लिफ्ट में दाखिल होने की जगह वो 4 सीढ़ियाँ नीचे उतरा और बोला, तू बिल मौर्या को नहीं पहचानता, लेकिन उसकी सूरत के अलावा भी उसको पहचानने का एक जरिया है। वो जहाँ जाता है काले शीशे वाली कार पर 4 बॉडीगार्डों के साथ जाता है। यहाँ भी ऐसे ही आएगा, इसलिए यही उसकी काफ़ी पहचान होगी। ठीक? विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। उसके यहाँ पहुँचते ही तूने एक खास तरीके से अपनी टैक्सी का हॉर्न बजाना है। एक बार लंबी आवाज़, 2 बार छोटी, फिर एक लंबी आवाज़। टू 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 टू। समझ गया। हाँ, तेरी टैक्सी का हॉर्न आजकल जरा बिगड़ा हुआ है, इसलिए फटी सी आवाज़ निकालता है। वो आवाज़ भी पहचान होगी कि हॉर्न तूने बजाया है। वो तो है। अब जा, चौकस बैठना और किसी भी सूरत में कोई पंगा नहीं लेना। पंगा? हाँ, पंगा। हालात कैसे भी बन जाए, कोई खामखा की दिलेरी दिखाने की कोशिश न करना। उतना ही करना जितना मैं बोला। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जा। विक्टर सीढ़ियाँ उतरने लगा। विमल वापस लौटा। वाहे गुरु सच्चे पातशाह। फ्लैट के सामने पहुंचकर वो मन ही मन बोला, मेरे अंग संग रहना। फिर उसने फ्लैट को धक्का दिया और भीतर दाखिल हुआ। सुजाता ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। विमल की निगाह पैन होती हुई सारे फ्लैट में फिरी। फ्लैट काफ़ी बड़ा था और बहुत ऐश्वर्यशाली ढंग से सजा हुआ था। बाईं ओर एक विशाल ड्राइंग रूम था, जिसका रास्ता एक अर्धवृत्ताकार मेहराब वाले दरवाजे से होकर था। उसके साथ जुड़ा हुआ डाइनिंग रूम था। दाईं तरफ 2 बेडरूम थे। बीच में एक चौड़ा गलियारा था जो फ्लैट के पृष्ठ भाग तक जाता था, जहाँ की किचन, स्टोर, बाथरूम वगैरह थे। फिर उसकी तवज्जो सुजाता की तरफ गई, जो उस वक्त ताजे गुलाब के फूल की तरह खिली हुई लग रही थी। ताजे ताजे शैम्पू किए हुए बाल उसने बड़े करीने से संवारे हुए थे और चेहरे पर बड़ा सलीके का मेकअप लगाया हुआ था। पोशाक के नाम पर उस घड़ी वो एक स्कीवी और घाघरे जैसी टखनों तक आने वाली स्कर्ट पहने थी। प्रत्यक्षता वो फोटो सेशन के लिए पहले से तैयार थी। ऐसे शख्स के साथ फोटो सेशन के लिए जो फोटोग्राफी की ABC भी नहीं जानता था। शुरू करें? विमल बोला।
आते ही सुजाता की भवें उठी। क्या हर्ज है? ठीक है, कहाँ से शुरू करें? बेडरूम में चलते हैं। फोटो सेशन के लिए? और किस लिए? वो हंसी। दोनों पिछले बेडरूम में पहुंचे जो कि कदरन बड़ा था और जहां आइंदा 1 घंटा फोटोग्राफी का ड्रामा चला। मैं थक गई, सुजाता बोली। नो प्रॉब्लम, विमल बड़ी दयानतदारी से बोला। वी विल टेक अ ब्रेक। ड्राइंग रूम में चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। सहमति में सिर हिलाता विमल ड्राइंग रूम में जा बैठा। ड्राइंग रूम के प्रवेश द्वार की सामने दीवार में एक बिजली का आतिशदान बना हुआ था जो जाहिर था कि सजावटी था, क्योंकि आग तापने जैसी सर्दी तो मुंबई के किसी मौसम में नहीं होती थी। आतिशदान के ऊपर दीवार पर एक खूब बड़ी रंगीन तस्वीर लगी हुई थी जिसमें मध्य में एक घोड़ा चित्रित था जिस पर कि जॉकी सवार था। घोड़े की लगाम को दाएं बाएं से एक अनिंद सुंदरी और एक सूट बूट धारी निहायत रोबीला उम्रदराज शख्स थामे था। फोटो के बैकग्राउंड में रेस कोर्स दिखाई दे रहा था और वो किसी खास रेस में उस खास घोड़े की जीत के बाद खींची गई फोटो मालूम होती थी। सुंदरी को विमल ने साफ पहचाना। वो सुजाता थी और पुरुष की बाबत उसका अंदाजा था कि वो बिलमोरिया था। पिछली रात हिल रोड से दूरबीन के जरिए जो सूरत उसने देखी थी उसके लिहाज से तो वो बिलमोरिया ही होना चाहिए था। एक ट्रे हाथ में उठाए सुजाता वहां पहुंची। उस घड़ी वो एक ढीला ढाला कफ्तान पहने थी जिसके सामने के 2 बटन खुले थे और जिसकी आस्तीनें इतनी खुली थी कि उनके जरा ऊंचा उठते ही उसके जिस्म का बगलों से आगे तक का नज़ारा किया जा सकता था। फोटो सेशन के दौरान उसे 4-5 बार पोशाक तब्दील करनी पड़ी थी। पता नहीं उसने आइंदा भी ऐसी ज़रूरत को देखते हुए वो पोशाक पहनी थी या कोई और वजह थी। कोई और वजह तो न ही हो। नीलम को याद करता हुआ वो मन ही मन बोला। ट्रे पर 2 गिलास मौजूद थे जिनमें सफ़ेद तरल पदार्थ में शीशे जैसे आइस क्यूब तैर रहे थे। क्या है? विमल बोला। जिन एंड लाइम जूस। वो बोली। क्या ज़रूरत थी? मुझे ज़रूरत थी। आई एम एग्जॉस्टेड। वो हाल तो इधर भी है। फिर तो ठीक है। विमल ने एक गिलास उठा लिया। शुक्रिया। दूसरा गिलास खुद लेकर उसने ट्रे एक साइड टेबल पर रख दी और विमल के पहलू में सोफे पर यूं बैठ गई कि कफ्तान से ढगी उसकी एक टांग विमल की टांग के साथ सट गई। चीयर्स। वो बोली। चीयर्स। विमल उसके गिलास से गिलास टकराता हुआ बोला। टू अवर ग्रेट फोटोग्राफर, टू अवर गॉर्जियस मॉडल। दोनों ने जिन का एक एक घूंट भरा। गुड। सुजाता तृप्तिपूर्ण भाव से होठ चटकती हुई बोली। गुड। विमल खामोश रहा। अच्छे आदमी निकले तुम, वो उसे कोहनी मारती हुई बोली। अच्छा? हाँ, कल तो बहुत ही मज़ा आया। पता नहीं कब से किसी की कंपनी को इतना एंजॉय नहीं किया था मैंने भी। थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? हेल विद दी कंसिक्वेंसेस। आमीन। गिलास खाली करो। क्यों? एक एक और हो जाए। आई डोंट माइंड। विमल ने गिलास खाली करके उसे वापस थमा दिया। आखिर जैसी बातें वो उसके साथ करना चाहता था उनके लिए उसका तरंग में होना उसके लिए मुफीद था। सुजाता बाहर गई और उल्टे पांव 2 भरे गिलासों के साथ वापस लौटी। इस बार वो उसके साथ और भी ज़्यादा सट के बैठी। दूसरी जाम के साथ दोनों ने ही ज़्यादा जल्दी न दिखाई। फिल्म की डेवलपिंग, प्रिंटिंग वगैरह? एकाएक वो बोली। खुद करते हो या आगे किसी से कराते हो? खुद करता हूँ। कहाँ करोगे? दिल्ली ले जाकर? नहीं, यहीं। यहाँ एक फोटोग्राफर फ्रेंड है, उसकी अपनी लैब है, इस्तेमाल करने देता है। फिर तो रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ज़रूर। कल के सेशन से पहले आज की तस्वीरें मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छी आई हो तो ही दिखाना। अच्छी क्यों नहीं आएंगी भाई? आखिर मेरी रोजी रोटी का सवाल है। ऊपर से तुम्हारी जैसी परी चेहरा लड़की की फ़ोटो तो कोई अनाड़ी भी खींचेगा तो वो ठीक आएंगी। वो हंसी। उसने जिन का एक बड़ा घूंट भरा और फिर मुदित मन से बोली। हाँ, खूबसूरत तो बहुत हूँ मैं। विमल को वो तरंग में लगी। पता नहीं वो अपने हर जाम में जिन ज़्यादा डाल के लाई थी या जिन से वैसे ही उसी नशा ज़्यादा होता था। अब काम शुरू करें? विमल बोला। अभी नहीं। वो बोली। लेट्स रिलैक्स फॉर सम मोर टाइम। ओके बाय मी। लेकिन अगर वो आ गया तो? नहीं आता। और वो मुंह बिगाड़ कर बोली। बदमजा बातों की याद ना दिलाओ प्लीज़। सॉरी। अच्छी अच्छी खुशगवार बातें करो। मसलन बाकी का पैसा लाए हो? बाकी का पैसा? 20,000। ओह वो नहीं, आज तो नहीं लाया।
फोटोग्राफी का तामझाम उठा के लाने के चक्कर में भूल गया। ओह, वो मायूसी से बोली। मायूस होने वाली क्या बात है, मैं अभी जाके ले आता हूँ। आना जाना ही तो करना होगा, 1 घंटे में मैं लौट भी आऊँगा। वो बड़े नाटकीय अंदाज से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, सुजाता ने उसे बाँह पकड़कर वापस खींचा तो उसके हाथ में थमा गिलास छलक गया और वो उसकी गोद में जाकर गिरता गिरता बचा। कहाँ जाते हो? मैं अभी, जाने दो, कल सही। शुक्रिया, वैसे मैं अपनी नालायकी पर शर्मिंदा हूँ। मुझे पैसा साथ लेके आना चाहिए था। नेवर माइंड, लेट्स हैव वन मोर। तुम लो। विमल ऊंचा करके अपना आधा भरा गिलास उसे दिखाता हुआ बोला। मेरे पास अभी है। ठीक है, वो उठती हुई बोली। वो अपने लिए नया जाम बनाकर लौटी। मेरा ख्याल था, वो फिर विमल के साथ सट कर बैठती हुई बोली। तुम मुझे और ड्रिंक के लिए मना करोगे? वो किस लिए? ड्रिंक का असर सूरत पर जो आ जाता है। तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा यूं तमतमाया हुआ चेहरा बेहतर रिजल्ट देगा। चेहरे पर तमतमाहट, आंखों में गुलाबी डोरे, होठों पर फूट पड़ने को तत्पर हंसी। डीप वर्क्स, ये तो गुड साइन है। लेकिन वो कमीना गोरे तो हमेशा कहता था कि यूं फोटो सेशन का सत्यानाश हो जाता था। पागल है साला। एन मेरे दिल की बात कही। वस्तुतः वो सोच रहा था कि उसने इन बातों से क्या लेना देना था कि उसकी सूरत कब कैसी लगती थी। ये तस्वीर? फिर वो आतिशदान के ऊपर लगी विशाल तस्वीर की ओर इशारा करता हुआ बोला। किसकी है? मेरी है, वो इठलाकर बोली। वो तो है, तुम्हारे साथ कौन है? घोड़ा है जिस पर की जॉकी सवार है। मेरा सवाल दूसरे घोड़े की बाबत था जिस पर की जॉकी नहीं सवार है। अच्छा, वो वही है वो बिलमोरिया? और क्या, हालिया तस्वीर मालूम होती है। हाँ, पिछली सीजन की, जबकि उसका रोमियो नाम का ये घोड़ा चौथी रेस में जीता था। यानी कि बिलमोरिया ही इस घोड़े का, रोमियो का मालिक था। हाँ, वो कई घोड़ों का मालिक है। हॉर्स ब्रीडिंग पर बहुत पैसा फूकता है। रखता कहाँ है अपने घोड़े? मुंबई में या बाहर कहीं? अरे दफा करो घोड़ों को और घोड़ों के मालिक को। एकाएक वो झल्लाए स्वर में बोली। ये क्या वाहियात जिक्र ले बैठे हो? सॉरी, बंद करो ये बातें। कर दी, बल्कि बातें ही बंद करो और बॉटम्स अप करो। बहुत हो चुकी बातें। जो हुक्म। विमल ने ये सोचकर उसके साथ अपना गिलास खाली किया कि वो फोटो सेशन फिर से शुरू करने की तरफ इशारा था, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। बंद फ्लैट की तन्हाई में जिनसे सुरूर में आई लड़की के जहन में तो कोई और ही शैतानी ख्याल पनप रहा था। विमल ने अपना गिलास मेज पर रखा तो वो एकाएक उस पर ढेर हो गई। उसका कफ्तान पता नहीं कैसे उसकी जांघों पर उसके घुटनों से कहीं ऊपर तक सरक आया। उसने विमल के दोनों कंधों पर हाथ रखकर धक्का दिया तो वो पीछे सोफे पर लुढ़क गया। तत्काल वो उस पर हावी हो गई और अपने आतुर होठ उसके चेहरे पर फिराने लगी। अरे सुनो, विमल बड़ी कठिनाई से बोल पाया। सुनो तो। इडियट, वो फिर उसके कान में बोली। क्या मौके का फायदा उठाना नहीं सीखा? लेकिन डू समथिंग। लाइक व्हाट? लाइक एनीथिंग, लाइक दिस। सुजाता के जिस्म ने एक होश उड़ा देने वाली हरकत की। तभी एकाएक विक्टर की टैक्सी का फटी आवाज वाला हॉर्न पूर्व निर्धारित तरीके से बजा। विमल तड़प कर उसके नीचे से निकला और उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? सुजाता हड़बड़ाकर बोली। वो आ गया, विमल बोला। कौन? बिलमोरिया। तुम्हें कैसे मालूम? वो तीखे स्वर में बोली। इल्हाम हुआ है, सपना आया है। विमल बाहर को लपका। उसकी रिवॉल्वर उसके हैंडबैग में थी, जो कि फोटोग्राफी के बाकी तामझाम के साथ बेडरूम में पड़ा था। उसने फौरन रिवॉल्वर को अपने काबू में करना था, लेकिन सुजाता ने उसकी हलचल का कोई और ही मतलब लगाया। वहीं रुक जाओ, वो तीखे स्वर में बोली। विमल ठिठका। और वापस आकर बैठो। खबरदार जो फ्लैट से बाहर कदम रखने की कोशिश की। तुम्हारे खिसक जाने से क्या होगा भाई? पीछे जो फोटोग्राफी का इतना सामान बिखरा छोड़े जा रहे हो, उसका मैं क्या जवाब दूंगी? या उसे भी पलक झपकते समेट के साथ ले जाओगे? तुमने तो कहा था कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करके रखोगी कि वो ऊपर नहीं आने पाएगा। ठीक कहा था, वरना क्या मुझे एकाएक खुदकुशी का शौक चढ़ाया है? यानी कि है इंतजाम? हाँ, क्या? अभी सामने आ जाएगा। चुपचाप बैठ जाओ, कोई हरकत ना हो, कोई आवाज ना निकले। अनिश्चित सा विमल सोफे पर बैठ गया। सुजाता उठकर खड़ी हुई और अपना अस्त व्यस्त कफ्तान ठीक करते हुए उसने सारी बत्तियां बुझा दी। फिर वो अंधेरे में विमल के करीब आ बैठी। कुछ क्षण खामोशी से गुजरे। तुम्हारे वहम का भी जवाब नहीं।
एकाएक वो बोली, खामखा। चुप, विमल फुसफुसाया। बाहर दरवाजे पर कोई है। सुजाता ने होठ खींच लिए। विमल भी सांस रोक के खामोश बैठा रहा। रिवॉल्वर बिना उस घड़ी वो अपने आप को नंगा महसूस कर रहा था। कॉल बेल बजी, फिर खामोशी, फिर ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई मुख्य द्वार के बिल्ट इन लॉक के छेद में चाबी डालकर ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चाबी काम न कर रही हो। कुछ क्षण वैसी खटखट हुई, फिर वो आवाज़ भी आनी बंद हो गई। कॉल बेल एक बार फिर बजी, साथ ही दरवाजे पर दस्तक भी पड़ी। खामोशी, फिर दरवाजे से लौटते कदमों की और लिफ्ट का जंगला सरकाए जाने की आवाज़ हुई। चला गया, सुजाता चैन की सांस लेती हुई बोली। तुम्हें क्या पता कि वो वही था? विमल बोला। और कोई होता तो वो कॉल बेल बजा सकता था, दरवाजे पर दस्तक दे सकता था, लेकिन चाबी से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश नहीं कर सकता था। उसके पास इस फ्लैट की चाबी है? हाँ, तो वो लगी क्यों नहीं? मैंने ताला बदल दिया। ओह, तुम्हारी खातिर। तो ये इंतज़ाम किया था तुमने, उसको भीतर ना आने देने का? हाँ, अब वो यही समझ रहा होगा कि मैं कहीं गई थी और पीछे फ्लैट खाली था। ताले में चाबी न लगने पर वो हैरान नहीं हो रहा होगा। बाद में मैं ताला फिर बदल दूंगी, तब वो वही समझेगा कि उसी ने चाबी ठीक से नहीं लगाई थी। बहुत चालाक हो नहीं, तुम्हारे लिए बनी। शुक्रिया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सब मूड मिट्टी हो गया। उस कमबख्त ने भी। एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन कॉल रिसीव करने का कोई प्रयत्न न किया। वही होगा, वो बोली। देख लेना, थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आएगा। ऐन वैसा ही हुआ। 5 मिनट बाद फिर फ़ोन की घंटी बजी। उसकी 5 मिनट बाद फिर बजी। फिर घंटी न बजी तो सुजाता ने उठकर पूर्वता बत्तियां जला दी। उस दौरान विमल ने बिल्मोरिया का जिक्र फिर चलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन लड़की इतने बुरे मूड में पहुंच चुकी थी कि हर बार उसने विमल को झिड़क कर चुप करा दिया। बिल्मोरिया की बाबत कोई बात कहने सुनने को विमल उसे फिर तैयार न कर सका। आखिरकार उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 6 बजने को थे। मेरे ख्याल से, वो घड़ी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। पैकअप ही करें अब। सुजाता ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। अपना सामान मैं साथ लेकर जाऊं या पैक करके यहीं छोड़ जाऊं? मर्जी है तुम्हारी। मर्जी तो घर की मालकिन की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सामान यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो साथ ले जाओ, मैं कल फ़ोन करूँगा। नहीं, तुम फ़ोन नहीं करना। तुम्हारा फ़ोटो सेशन ख़त्म होने तक मैं फ़ोन नहीं उठाने वाली। तुम या तो मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो या अभी मुलाकात का वक्त मुकर्रर करके जाओ। तुम फ़ोन उठा सकती हो, घंटी बजने पर बंद हो जाए, फ़ौरन फिर बजे और फिर बंद हो जाए, तो जब तीसरी बार बजे तो समझना मेरा फ़ोन है। इस तरीके से मैं कल फ़ोन पर कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, और कल मैं तुम्हारा पैसा लाना भी नहीं भूलूँगा। थैंक यू। मैं टैक्सी वाले को बुला के लाता हूँ सामान ढोने के लिए। हाँ ज़रूर। और सुनो, शाम को क्या कर रहे हो? शाम को? शाम तो हुई पड़ी है। बात का मतलब समझा करो, वो झल्लाकर बोली। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? अभी जो फिल्में खींची हैं उनको जाकर डेवलप करूँगा, उनके प्रिंट बनवाऊँगा, बढ़िया प्रिंट्स के एनलार्जमेंट बनाऊँगा कल तुम्हें दिखाने के लिए। 4-5 घंटे का काम है, 11-12 इसी में बच जाएंगे। ओह, गो टू हेल। विमल फ्लैट से बाहर निकल गया। बाप, रास्ते में विक्टर बोला। वो कंपनी का बड़ा बाप बिल्मोरिया ही आया था ना उधर? वही होगा, विमल बोला। सूरत तो मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन और कोई नहीं हो सकता था उसके सिवाय। वैसे ही आया था जैसे तू बोला, काले शीशों वाली कार, 4 बॉडीगार्ड। कहाँ रहे वो? बिल्मोरिया के पीछे? क्या कार में ही बैठे रहे? नहीं, एक लिफ्ट में साथ गया था, एक लॉबी में ठहरा रहा था और 2 कार में आजू बाजू खड़े रहे थे। पर बहुत जल्दी लौट गया वो। जिस मतलब से आया था वो हल जो नहीं हुआ था। बाप, जब तक वो उधर रहा मेरा तो सांस सूखा रहा। वो उधर से गया और फिर तू मुझे दिखाई दिया तो तभी मेरे को ठीक से सांस आया, वरना मैं साला क्रॉस पर लटका रहा। बाप, तू बहुत डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर हरकतें हैं तेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे? क्या बोला बाप? मैं बोला, जब गॉड ऑल साइटी मेरे साथ था तो बिल्मोरिया मेरा क्या बिगाड़ सकता था? बरोबर बोला बाप। वो उधर ऊपर सबको वॉच करता है और जानता है किसको नक्की करने का है और किसको रखने का है। बरोबर बोला विक्टर। ग्रेट, विक्टर ने अट्टहास किया। अपुन का माफिक बोलता है अपना बॉस। विमल ने भी हंसी में उसका साथ दिया।
कितनी हंसती खेलती खूबसूरत थी दुनिया, कितनी हसीन थी जिंदगी, कितने महफूज थे वो लोग जिनकी सब सुख दुख चिंता उनके मुहाफिज के हवाले थी। दाता, वो होठों में बुदबुदाया, ज्यूं जद सभी शरण तुम्हारी सरब चिन तुत पासे। 8 बजे विमल की इरफान से मुलाकात हुई। क्या हुआ? वो उत्सुक भाव से बोला। कुछ नहीं हुआ, विमल बोला। कुछ होने की उम्मीद हुई थी तो ऐन मौके पर गाड़ी ने पटरी बदल ली, किसी और ही ब्रांच लाइन पर चल दी। मैं समझा नहीं बाप, विमल ने समझाया। ओह, इरफान बोला, तो बाई तेरे को हजम करना मांगती थी? हाँ, सालम, डकार भी लिए बिना। तो करने देता उसे उसका काम, क्या वांदा था? वांदा था बाप, ऐसी फैंसी बाई और तेरे पर लट्टू, फिर भी तू। अरे बोला ना, वांदा था। जो काम मुझे नहीं मंजूर वो नहीं मंजूर। ऐसा क्या? हाँ, भले ही तेरा काम अटक जाए, भले ही तेरा वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मिशन अधूरा रह जाए। नहीं, ऐसा तो मंजूर नहीं मुझे। तो क्यों नखरा झाड़ के आया उधर? तेरी इज्जत लुट रही थी या तेरा कोई रोजा टूट रहा था? विमल खामोश रहा, गोया छुरी ने फिक्र की कि खरबूजा उसकी धार बिगाड़ देगा। बकवास न कर, विमल झुंझुलाया। मुझे एक तरकीब सूझी है। अब? हाँ, बाई से मात खा आने के बाद। अभी मात नहीं खाई मैंने, छक्के तो छुड़वा ही आया है। अगर तू वहाँ। फिर शुरू हो गया। सॉरी बोलता है बाप। बोल, क्या तरकीब सुझेला है तेरे को? विमल ने बोला। इरफान बोला, 20-25 आदमी जुटाने होंगे, लेकिन आम, सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए, भीड़ से माहौल बनाने के लिए। वो कोठी पर होगा? जाहिर है, वो नहीं होगा तो हमारा ड्रामा किस काम का होगा? उसे तो स्टेज ही तब किया जाएगा जबकि हमें गारंटी होगी कि वो भीतर था। उसने पुलिस को फोन करवा दिया तो? किस वास्ते? पुलिस तो वहाँ उसकी आंखों के सामने पहले से ही मौजूद होगी। इरफान सोचने लगा, जो आदमी दर्जन भर परखे हुए तजुर्बेकार गार्ड अपनी कोठी पर रखता है, वो उन पर कोई विश्वास भी तो दिखाता होगा। वो भला क्यों खामखा उनके काम में दखल अंदाज होगा? पण हुआ तो लौट आएंगे ठंडे ठंडे। ठीक है, मैं करता हूँ सब इंतजाम, फटाफट वाला। आज ही रात को प्रोग्राम है, आज ही रात होगा प्रोग्राम। अब तू बोल, कालिया की क्या खबर है? सब तैयारी फिट है। कल रोकड़े वाला काम मुकम्मल हो गया तो रात को ही वो दुबई खिसक जाएगा। परसों शाम को वो नेपाल में होगा। काठमांडू में उससे संपर्क करना हो तो इसका कोई जरिया उसने बताया? हाँ, वहाँ एक विक्रांत महादेवा करके उसका कोई आदमी है। उसका काठमांडू का पता और टेलीफोन नंबर कालिया मेरे को लिख के दिएला है। कौन है ये महादेवा? उधर का ही कोई आदमी है, पर कालिया का खास है। जरूर कोई स्मगलर होगा। मालूम नहीं बाप। कंपनी की तरफ से कौन जा रहा है काठमांडू? मालूम नहीं। कालिया बोलता है वो बहुत पूछा पर गजरे नहीं बताता। बस इतना बोलता है कि सोमवार 9 बजे यानी कि बैंक खुलने के वक्त वो खुद या उसका कोई जिम्मेदार आदमी उसे बैंक के सामने मिलेगा। यानी कि सोमवार सुबह ही पता लगेगा कि कंपनी की तरफ से वहाँ कौन पहुँचा। बरोबर, वो भी कालिया को। हमें तो उसके भी बाद कालिया की मार्फत पता लगेगा। ऐसी है, ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तू नहीं समझेगा। खैर, सोमवार देखेंगे। तू अभी रात के काम की तैयारी कर, फिर की फिर देखी जाएगी। ठीक। आधी रात के करीब बांद्रा के इलाके में बिलमोरिया की कोठी वाली सड़क पर उसकी कोठी से दूर एकाएक चोर चोर का शोर उठा। कोठी के फाटक पर मौजूद दोनों गार्डों की निगाह स्वयं ही शोर की दिशा में उठ गई। उन्होंने पाया कि कई लोग सड़क पर उधर भागे चले आ रहे थे। भीतर कंपाउंड में ताश खेलते चारों गार्ड भी उठकर फाटक पर आ गए और शोर की दिशा में झांकने लगे। पहली मंजिल की टेरेस वाला और सबसे ऊपरली छत वाला गार्ड भी अब उत्सुक भाव से नीम अंधेरी सड़क पर झांक रहे थे। तभी विपरीत दिशा से पुलिस की एक जीप वहां पहुंची और बिलमोरिया की कोठी के करीब आकर रुकी। जीप की ड्राइविंग सीट पर सिपाही की वर्दी पहने विक्टर था। उसके बगल में सब इंस्पेक्टर बना शोहब बैठा था और पीछे 3 फीती वाले हवलदारों की वर्दियों में विमल, इरफान और आखरे थे। सब जीप में से उतरे और फाटक की तरफ बढ़े। हिल रोड से दूरबीन के जरिए वो पहले ही तस्दीक कर चुके थे कि बिलमोरिया कोठी में मौजूद था। तभी लोगों का हुजूम भी करीब पहुंचा और पुलिस वालों को देखकर वहीं ठिठक गया। वो दीवार फांदकर कोठी के भीतर कूदा है। भीड़ में से कोई इरफान का सिखाया पढ़ाया उत्तेजित भाव से बोला, ए। सब इंस्पेक्टर शोहब रोब से बोला, फाटक खोलो।
किस वास्ते? बाहर खड़े गार्डों में से एक बोला। चोर दीवार फांदकर भीतर कूदा है। भीतर कोई नहीं कूदा। कंपाउंड में फाटक के साथ लगे खड़े 4 गार्डों में से एक बोला। तुम्हें क्या पता? शोहब डपट कर बोला। तुम सबकी तवज्जो तो सड़क पर भीड़ की तरफ थी। पण? क्या पण? मैंने खुद जीप में से किसी को दीवार फांदकर भीतर कूदते देखा था। तभी तो विक्टर भी शोहब जैसे ही रोप में बोला। जीप मैंने यहाँ रोकी। लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं, शोहब बोला। जल्दी फाटक खोलो वरना वो पिछवाड़े से भाग जाएगा। उधर भी गार्ड है बाप, वो भी तुम लोगों जैसे ऊँगते आंगते ही होंगे जिन्हें कि दीवार फांदता चोर दिखाई नहीं दिया। पर बाप खोलो, ये लोग चोर के हिमायती बन रहे हैं। भीड़ में से इरफान का तोता बोला। जरूर चोरी का माल मिल बांट खाना चाहते होंगे। माथा फिरेला है, गार्ड गुस्से से बोला। तो खोलता क्यों नहीं फाटक? पकड़ा क्यों नहीं जाने देता चोर को? क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं खोलता? सालो, शोहब कड़क कर गार्डों से संबोधित हुआ। बहरे हो तुम सब? साहब से पूछना होगा, बाहर वाला एक गार्ड बोला। साहब सोएला है, भीतर से एक गार्ड बोला। फिर तो हवलदार, सोहब पूर्वता कड़का, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। इनकी तलाशी लेकर चाबी बरामद करो और दरवाजा खुद खोलो। अरे काहे को खाली पीली ताक खाता है? बाहर वाला दूसरा गार्ड एकाएक बदले स्वर में बोला। खोलता है ना बाप, खोलता है, खोल। पर पब्लिक को भीतर आना नहीं मांगता। ठीक है, खाली पुलिस वाला लोग। अरे बोला ना, ठीक है। फाटक खुला। 5 पुलिस वाले भीतर दाखिल हुए तो उनके पीछे फाटक फिर बंद हो गया। पब्लिक खामोश फाटक के सामने सड़क पर खड़ी रही। पिछवाड़े का रास्ता दिखाओ, सोहब रोप से बोला। इधर। भीतर के 4 गार्डों में से एक बोला। वे पिछवाड़े में पहुंचे। पिछवाड़े के दोनों गार्ड एक बेंच पर बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर दोनों उठकर खड़े हो गए। दरोगा बोलता है कोठी में कोई चोर घुसेला है। साथ आए गार्डों में से एक बोला। कोई इधर आया? नहीं, जवाब मिला। सुन लिया बाप? पक्की बात? शोहब जवाब देने वाले गार्ड को घूरता हुआ बोला। एकदम पक्की बात। कोई साला इधर आएगा तो हमेरे को कैसे नहीं दिखाई देगा? हम क्या? जास्ती बात नहीं। इधर कोई नहीं आयला है। फिर तो चोर कोठी में है। क्या? साथ आया गार्ड बोला। भीतर से तलाशी लेनी होगी, रास्ता दिखाओ। पर बाप, सुना नहीं? चोर क्या तुम्हारा कोई सगे वाला है जो तुम उसको गिरफ्तार होने देना नहीं मांगता? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आओ। सब कोठी के पहलू के एक दरवाजे पर पहुंचे। गार्ड ने धक्का देकर उसे खोला तो शोहब के साथ विक्टर और आकरे भीतर दाखिल हो गए। उनके पीछे 4 गार्ड भी भीतर दाखिल हुए। विमल और इरफान बाहर खड़े रहे और भीतर गए सब लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर ही आगे कहीं पड़ता देखते रहे। इरफान ने गर्दन निकालकर एक बार भीतर झांका और फिर बोला। सीढ़ियां इस दरवाजे के करीब ही हैं। बढ़िया। सब लोग उनकी निगाहों से ओझल हो गए तो वो चुपचाप भीतर दाखिल हुए और दबे पांव ऊपर को जाती सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर टेरेस वाला गार्ड? इरफान धीरे से बोला। क्या प्रॉब्लम है? विमल बोला। हम पुलिस वाले हैं। भूल गया? भूल ही गया था बाप। उसने भी टेरेस से पुलिस को भीतर दाखिल होते देखा होगा। हमें ऊपर पहुंचा देखकर वो तो खुद हमारे पास पहुंचेगा, कोई मदद पूछने के वास्ते। और क्या? बढ़िया। वो ऊपर टेरेस पर पहुंचे। गार्ड ने उन्हें देखा तो उसने ऐन वैसा ही किया जैसा कि विमल ने सोचा था। वो उनके करीब आया और धीरे से बोला। ऊपर कोई नहीं आया? पक्की बात? विमल बोला। एकदम। नाम क्या है तेरा? खोटे। ड्यूटी तो खरी करता है ना? हाँ, एकदम खरी, पूरी मुस्तैदी से। बढ़िया। अपने जूते का फीता बांध। क्या? फीता? तस्मा खुला है? ओह। तत्काल गार्ड का सिर नीचे जूते की ओर झुका। विमल ने रिवॉल्वर की मुठ का एक भरपूर प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। गार्ड एक हल्की सी करहा के साथ दोहरा हुआ तो इरफान ने उसे संभाल लिया और घसीटकर सीढ़ियों के करीब ही पड़े एक बड़े से पाम के गमले के पीछे डाल दिया। विमल दबे पांव आगे टेरेस पर खुलने वाले शीशे के उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा जिसमें से उसने गुरुवार रात को बिलमोरिया को निकलकर बाहर टेरेस पर कदम रखते देखा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने सावधानी से भीतर झांका। भीतर टेलीविजन चल रहा था और उस पर वीडियो के जरिए एक ब्लू फिल्म चल रही थी। टेलीविजन के आगे एक सोफे पर वो यूं बैठा था कि दरवाजे से उसके चेहरे का दायां भाग ही देखा जा सकता था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था और कानों में उसने ईयर प्लग लगाए हुए थे जो लंबी डोरी से जुड़े थे और वो डोरी टेलीविजन में लगी हुई थी।
यूं वीडियो की आवाज़ कमरे में फैलने की जगह सीधी उसके कानों में पहुंच रही थी और ज़रूर इसी वजह से नीचे का शोर शराबा उसे सुनाई नहीं दिया था। वही है, इरफान सस्पेंस भरे स्वर में उसके कान में बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक उंगली दरवाजे को लगाकर उस पर जोर डाला। दरवाजा उसे अपने स्थान से हिलता महसूस हुआ। वैसे ही सूत करके उसने शीशे का दरवाजा इतना खोल लिया कि वो उसमें से भीतर कदम रख पाता। उस दौरान एक बार भी वीडियो देखते बिलमोरिया की निगाह टीवी पर से न भटकी। वो पूरी तल्लीनता से स्क्रीन पर संभोगरत जोड़ी का नजारा करता रहा। विमल 2 कदम कमरे के भीतर बढ़ा और ठिठक गया। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर उस घड़ी उसके हाथ में थी, जो कि उसने अपने से मुश्किल से 6 फुट परे मौजूद बिलमोरिया पर तान दी। बिलमोरिया, फिर उसने कदरन ऊंची आवाज में उसे पुकारा। तत्काल प्रतिक्रिया हुई। उसने रिमोट दबाकर फिल्म बंद कर दी और कानों में से एयर प्लग निकाले। फिर धीरे से वो आवाज की दिशा में घूमा। उसकी निगाह अपने पर तनी रिवॉल्वर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मरने के लिए तैयार हो जा बिलमोरिया। वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। गोली मत चलाना, वो आतंकित भाव से बोला। गोली मत चलाना। मरने से डरता है? हाँ, डरता हूँ। खुदा के वास्ते मेरी जान न लो, मैं मरना नहीं चाहता। मरेगा तो जरूर। मेरी तुम्हारी कोई अदावत नहीं। मैं तो तुम्हारी भेड़ हूँ। अच्छा, ये कंपनी का सुपर बॉस बिलमोरिया कह रहा है। मैं बिलमोरिया नहीं हूँ। क्या? मैं बिलमोरिया नहीं हूँ। मेरा नाम विष्णु महात्रे है। मैं फिल्म एक्टर हूँ। मैं फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता हूँ। यहाँ भी एक रोल ही कर रहा हूँ, बिलमोरिया का, जिससे कि काफ़ी कुछ मेरी शक्ल मिलती है। बिलमोरिया जैसी शक्ल बनाने के लिए मैं सिर पर विग लगाए हूँ। ये देखो। उसने एक झपट्टे के साथ सिर पर से बालों का विग उतारा और उसे अपनी गंजी खोपड़ी दिखाई। ये देखो। कमाल है, विमल के पहलू में से इरफान बोला। ये तो बिलमोरिया का डबल निकला, फिल्मों का माफिक। विमल भी भौचक्का सा बिलमोरिया के महात्रे नाम के उस डबल का मुंह देख रहा था। इधर मेरे को बहुत पैसा मिलता है, महात्रे गिड़गिड़ाता सा बोला। बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया पीने को मिलता है। यहाँ से बाहर निकलने के अलावा इस तरह की ऐश मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ जिसको आजकल फिल्मों में कोई काम नहीं मिलता। मैं लालच में आ गया। कब से है यहाँ? 12 फरवरी से, यानी कि कंपनी को मेरे अल्टीमेट की तारीख के 4 दिन बाद ही बिलमोरिया ने तेरा इंतज़ाम कर लिया था। मैं समझा नहीं, इसीलिए। इरफान धीरे से बोला। बिलमोरिया मेरे को हर सुबह यहाँ दिखाई देता था और मैं तेरे को बोलता था कि वो चाहे लेट पहुँचे, हर रात घर पहुँचता था। इसलिए तू बोलता था कि इसका कैलेंडर तेरी समझ में नहीं आता था। तो जब भी इसकी टोह लेता था, इसे घर पर ही पाता था। बरोबर बोला बाप, पर मेरे को क्या मालूम कि जिसकी टोह में लेता था वो साला बिलमोरिया था ही नहीं। वो साला ये इसका डबल था। वो तो हो सकता है इधर आता ही ना हो। इसी से पूछना बाप, आता होगा तो इससे भी तो मिलता होगा। बिलमोरिया से आखिरी बार कब मिला तू? पिछले से पिछले इतवार को, महात्रे बोला। यानी कि 20 फरवरी को? हाँ, तभी वो दिन में एक बार यहाँ आया था। तब से फिर नहीं आया? आया था। 26 को भी वो यहाँ था, लेकिन मेरे से नहीं मिला था। 26 की सुबह को मैंने उसे अपनी बॉडीगार्डों के साथ यहाँ से जाते देखा था। उसके आने के टाइम की मुझे खबर नहीं। तुझे कोई अंदाजा है कि क्यों बतौर अपनी डबल उसने तुझे यहाँ बसाया हुआ था? पहले नहीं था, वो कांपता हुआ बोला, लेकिन अब हो गया है। अब मालूम हो गया है। मैं तुझे खबरदार किए बिना भी तेरे पर गोली चला सकता था। बिलमोरिया के धोखे में मारा जाने से बाल बाल बचा है तू आज। वो फिर पत्ते की तरह कांपा। लेकिन अब तुझे कोई खतरा नहीं। क्या? इसलिए बिलमोरिया के माल के सदके अपनी ऐश जारी रखने की तुझे खुली छूट है। ओह ओह, वैसे तू आज मेरे हाथों मारा जाता तो मेरा नुकसान होता। नुकसान? मैं यही समझता कि मैंने बिलमोरिया को मार गिराया था और फिर उसका ख्याल छोड़ देता। मैं अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा होता, जबकि बिलमोरिया मेरी नाकामी पर हंस रहा होता और अंडरग्राउंड होकर मेरी सर्वनाश की कोई जुगत भिड़ा रहा होता। तो तुम कौन हो? हूँ मैं भी कोई खुदा का गुनहगार बंदा जो, इरफान बोला, तेरे लिए मौत की सजा लेकर आया था, लेकिन जिंदगी का तोहफा देकर जा रहा है। मैं मशकूर हूँ। इसलिए, इरफान कहर भरे स्वर में बोला, थोबड़ा बंद रखना हरामजादे। हमारे पीठ फेरते ही शोर न मचाने लगना। हरगिज नहीं, वो बोला। मैं गणपति की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं। बस कर।
फिर वो विमल से संबोधित हुआ। अब चले बाप? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। इरफान ने अपनी पुलिस की वर्दी उतारी तो नीचे से एक काली टी शर्ट और पतलून नुमाया हुई। उसने अपने बाल बिखरा लिए और जेब से एक प्लास्टिक का थैला निकालकर वर्दी को उसमें ठूंस दिया। विमल ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। फिर दोनों वहां से बाहर निकले और चुपचाप सीढ़ियां उतर गए। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए, नीचे वो उच्च स्वर में बोला। आ जाइए, चोर पकड़ा गया है। साथ ही उसने इरफान को उसकी टी शर्ट के कॉलर से दबोच दिया। शोहाब, विक्टर और आकरे चारों गार्डों के साथ वहां पहुंचे। पकड़ा गया साला? शोहाब बोला। जी हाँ। विमल ने जोर से इरफान का कॉलर उमेठा। और तुम साले कहते थे? शोहाब गार्डों पर बरसा कि ये भीतर आया नहीं हो सकता। चारों गार्ड हकपकाए से कभी इरफान का तो कभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पण फिर एक जना बोला, ये है कौन? थाने चलकर पता चल जाएगा। शोहाब बोला। और इसने चुराया क्या है? जो इसके थैले में है। विमल बोला। वो भी? शोहाब बोला। थाने चलकर पता चल जाएगा। चलो अब सब लोग। चोर के साथ पुलिसिये वहां से विदा हुए। किसी की इस बात की तरफ तवज्जो न गई कि पुलिस जब आए थे तो 5 थे, लेकिन जब चोर के साथ लौट रहे थे तो 4 थे। आप लोग भी अपने घर जाइए। बाहर सड़क पर आकर शोहाब बोला, चोर पकड़ा गया है। तत्काल लोग दाएं बाएं खिसकने लगे। पुलिस भी चोर के साथ जीप में सवार हुई और वहां से रुखसत हो गई। आज एक बात तो साबित हो गई बाप। बाद में इरफान बोला, ये साला मवाली लोग बाहर से ही सूरमा है, अंदर से तो निरे गीदड़ हैं। देखो तो कैसे वो बिलमोरिया तेरे अल्टीमेटम के बाद से ही अपनी जगह अपने डुप्लीकेट का इंतजाम किए बैठा था। कैसे पहले भाई सावंत के खलास होने की खबर सुनकर वो किले कर खार वाला बंगला खाली करके भाग गया था, और कैसे नेपाल जाने के नाम पर सबको सांप सुघेड़ा है। विमल खामोश रहा। इन लोगों की अक्खी दिलेरी प्यादों की फौज की ओट में ही है। फिर भी ये वार खाली जाने का मुझे अफसोस है। सिंपल तरकीब थी, लेकिन करामत साबित हुई थी। ऐन दुश्मन के सिर पर जा खड़े हुए थे हम। क्या वांदा है बाप? एक तीर खाली चला जाने पर तरकश में दूसरा तीर मौजूद वाली बात भूल गया। खुद ही तो बोला था। नहीं, भूला तो नहीं है। तो सही तेरे तरकश में दूसरा तीर, वो हैनस रोड वाली बाई। हाँ, विमल अनमने स्वर में बोला। अगर वो ब्रांच लाइन पर चलती है तो तू भी अब ब्रांच लाइन पर चल के अपना मतलब निकाल ना बाप। क्या वांदा है? कोई वांदा नहीं, कल ऐसा ही करूँगा मैं। बढ़िया, मेरे को खुशी हुआ। मैं खुदाबंद करीम से तेरी कामयाबी की दुआ करेगा। शुक्रिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।